हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट ऑडियो सेशन में आज हम बात करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास की। और भारत के मध्यकालीन इतिहास में आज हम बात करेंगे खिलजी वंश। अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की तो मध्यकालीन इतिहास भारत का शुरू होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। उसके बाद भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनी ने। अगर हम सबसे चर्चित आक्रमण की बात करें तो उन्होंने किया था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में था हुआ। और इस मंदिर के लूट से उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी उसे। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। और वहीं इस दौरान ही सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट भी ली थी। भारत पर महमूद गजनी ने कुल 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन उसका मकसद भारत पर रहकर शासन करना नहीं था। उसका मकसद था सिर्फ भारत को लूटना। उसके बाद एक शासक आते हैं मोहम्मद गौरी जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस वक्त दिल्ली पे शासन था चौहान वंश का। और इसी दौरान उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध जिसे कहते हैं 1191 ईस्वी में लड़ा, जिसमें जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त दिल्ली के शासक थे और इसमें चौहान विजय हो गई, गौरी की हार हो गई। लेकिन गौरी फिर एक साल बाद लौट के आया, इसे हम कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी में। ये युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय नहीं हुआ, इसमें हो गया गौरी विजय। और भारत पर एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे हम कहते हैं सल्तनत काल। और उस सल्तनत काल भी विभाजित है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और उसी इन वंशों में स्थापना हुई भारत में गुलाम वंश की। हम आपको बता दें मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद उसका गुलाम शासक जिसे भारत का शासन उसे सौंपा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि वह गौरी का गुलाम था। उसके बाद कल हमने इससे पहले वाली क्लास में जो हमारी क्लास सेकंड थी भारतीय इतिहास के ऑडियो सेशन के, आप जाके देख सकते हो, उसमें हमने आपको बताया विस्तार से गुलाम वंश। हमने बताया कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद भी कई शासक बने, लेकिन जो मुख्य शासक था वो बना बलबन। और बलबन के बाद भी आगे गुलाम वंश कमज़ोर होता चला गया और गुलाम वंश का अंत हो गया। इसके साथ ही हमने आपको बताया था गुलाम वंश में कि कुतुब मीनार की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसे पूरा किया इल्तुतमिश ने। और इसकी 2 इमारत किसी कारण ढह गई थी, उनकी मरम्मत कराई फिरोज शाह तुगलक, जो कि हम तुगलक वंश में पढ़ेंगे। आज हम उसी क्रम में गुलाम वंश के बाद भारत पे एक नई वंश की स्थापना होती है खिलजी वंश की। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। आपको बताएंगे खिलजी वंश से संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे खिलजी वंश। चलो शुरू करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश या खलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश जो गुलाम वंश के बाद भारत पे शासन किया था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया, यानी इसने दिल्ली की सत्ता या भारत पर राज किया 30 साल। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को 1308 में दक्षिण पर कब्जा कर लिया, यानी वो खिलजी वंश था जिसने 1308 में दक्षिण पर भी कब्जा कर लिया। और कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश को उखाड़ फेंका और सुदूर दक्षिण के मुद्रई पर अधिकार कर लिया, यानी खिलजी वंश ने उत्तर भारत में तो अधिकार किया ही किया और दक्षिण भारत में भी अधिकार किया। हम बताते हैं आपको विस्तार से खिलजी वंश के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में यानी 1290 ईस्वी में यानी
1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना हुई गुलाम वंश के बाद। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकोबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखोरी या किल्लूगढ़ी के महल में करवाया था। यानी कि इन्होंने अपने जो राज्याभिषेक किया वो किल्लोखोरी या किल्लूगढ़ी एक महल था उसमें करवाया था। अगर हम बात करें डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव इतिहासकार की, तो उसके अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को, जो अब जलालुद्दीन के बाद जो अगला जो दिल्ली का सुल्तान बनेगा वो अलाउद्दीन ही है, उसके बारे में बताते हैं हम आपको। अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुज़क का पद दिया, यानी अलाउद्दीन को उसने अमीर-ए-तुज़क का पद दिया अपने शासन में, तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त की। यानी कि उस वक्त मलिक छज्जू का विद्रोह हो गया जलालुद्दीन खिलजी के शासन में, तो उसको दबाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद उसे कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अमीर-ए-तुज़क की तो वो बनाए रखा था, उसके बाद उनको इन प्रदेशों की सूबेदारी और प्राप्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने, अब बात करते हैं अलाउद्दीन की। जो जलालुद्दीन के बाद जो बना अलाउद्दीन, उसके बारे में बता रहे हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमकिन बताया। वे उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। जलालुद्दीन ने तो खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसके बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, तो वो एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि प्राप्त की। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस खिलजी वंश ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि प्राप्त की? आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया उस उपाधि के बारे में, जो सिक्के उस वक्त राजवंश में चल रहे थे। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया? आंसर होगा सेनापति जफर खां। इसके अलावा पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावती जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान, अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, उस पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण पद्मावती ने जोर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, और उस वक्त वहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी पद्मावती ने जोहर कर लिया। पद्मावती की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्ति, भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई। अलाउद्दीन खिलजी के इसमें विद्रोह हुए तो उसने 4 अध्यादेश जारी किए। पहले के अनुसार जिनको पेंशन मिली थी या दान में भूमि थी उनसे वापस ले ली गई, तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। और दूसरा अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया और गुप्तचर विभाग बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस खिलजी वंश ने मादक द्रव्यों और शराब, भांग आदि पे
पाबंदी लगाई? आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों व अमीरों की दावतों विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह अलाउद्दीन ने अपने शासन में हो रहे आक्रमणों को यानी विद्रोह को कम किया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, यानी कि अलाउद्दीन ने अब देवगिरी पर आक्रमण किया और उस वक्त वहाँ का शासक था और रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एली चपूर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा। यानी जो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव ने वो बाध्य हो गया अलाउद्दीन के प्रति, उसने एलिचपुर की आय यानी कि वहाँ एक प्रदेश था एलिचपुर, उसमें जो कराता था वो दिल्ली भेजता था। लेकिन उसने 1296 से शुरू किया, लेकिन 1305 और 1306 में उसने वो कर दिल्ली नहीं भेजा, जिसके कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उसने कर नहीं भेजा तो अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मालिक काफूर की नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक कफूर ने जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया और मालिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जो मालिक काफूर जो अलाउद्दीन का सेनापति था तो इसे अलाउद्दीन ने अपने जो गुजरात की जो उसके विजय थे ना उस दौरान इसे प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा मलिक काफूर को। इसके अलावा अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। यानी कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई कि भूमि कितनी है, फिर उस हिसाब से लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की। अपनी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अलग से विभाग बनाया जिसका नाम है दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकदम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उसने उनके सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए और उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण जमींदार, बलाहार, साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा और अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और एक निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त इनामी पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि, वक्फ भूमि वो होती है तो धर्मार्थ के लिए दी जाती है, आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस दिल्ली शासक ने या किस खिलजी वंश के शासक ने मूल्य नियंत्रण के लिए नीति बनाई? तो आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए गए। उसने मलिक कबूल को सेना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बरानी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था। हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है कि सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने
सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों व झोपड़ियों पर लगाया जाता था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, यानी घर पे भी कर लगता था और पशुओं पे भी कर लगता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी, यानी मंगोलों का आक्रमण हो रहा था उस टाइम। भारत की सीमा पर मंगोल थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चंगेज खान भारत की सीमा पर कब देखा गया, तो वो गुलाम वंश के इल्तुतमिश के समय देखा गया था। मंगोल भारत की सीमा पर कब देखे गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देखी गई। इसी दौरान सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मंगोल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया, लेकिन समना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया गया और मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल इमाम, उल इमाम, खलपात, उल लह आदि उपाधियां धारण की, जिनके ये सर्वथा अयोग्य था। वहीं आगे चलकर नासिरुद्दीन खुसरवासा जो 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू में परिवर्तित मुसलमान था, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, पैगंबर का सेनापति को उपाधि धारण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में बना दिया और इस तरह से गुलाम वंश का अगला वंश खिलजी वंश का भी समाप्त हो गया। हमने पहले बताया आपको गुलाम वंश, आज बताया हमने खिलजी वंश। अब बताते हैं हम आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने किसके मंगलों के साथ विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? वो था जफर खां। हमने बताया था आपको जफर खां की मृत्यु कैसे हुई थी। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ राज्य से जोड़ा गया। उनके पति का नाम क्या था? पद्मावती के पति का नाम था राणा रतन सिंह, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और बताते हैं हम आपको किस सुल्तान काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सभी से भूमि ले ली थी, चाहे वो लंबड़दार हो या जमींदार हो, और सारी भूमि खालिसा भूमि बना दी गई थी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल न पाई का आद्य राजस्व के रूप में दावा किया? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। उसने ज़मीन की पैमाइश करवाई और उसके बाद फिर उस हिसाब से इसने राजस्व लिया। इसके अलावा घरी तथा ग्रह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हमने बताया कि आप घर पे भी इसने कर लगा दिया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज हमने बताया आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कल हम बताएंगे आपको तुगलक वंश के बारे में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।